Hello everyone. In today's video we will discuss about priority based CPU scheduling and the mode is your preemptive. So in the last video we have discussed about priority based scheduling and the mode was there non-preemptive. Okay. So in this video we will discuss about preemptive mode. So same as it was before, the process are given, their arrival times are given, their burst time is given and their priorities are given. Okay, so we have to schedule the process based on their priority, means the process which is having more priority will be scheduled first. Okay, now the other important point which was here is that how we will decide our priority. So for these type of questions we can say for this type of question we will be given something like here it is given giving highest number as highest priority, means the highest number will be given more priority. Okay, so like here we can see that priorities are given, so highest number will be higher priority, means 7 is your highest priority job. Okay, क्योंकि यहाँ पे हमें बताया है कि जो हायर नंबर होगा उसको हम हायर प्रायोरिटी मानेंगे. तो अगर हम नंबर्स में देखते हैं तो हायर नंबर क्या है 7 है, तो मतलब 7 हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी है. उसके बाद 6, 5 इस तरीके से होगा. ठीक है, कई बार क्वेश्चंस में आपको ये भी दिया रहता है कि जो लोअर नंबर है वो आपको हायर प्रायोरिटी मानना है. तो उस केस में लाइक जो सबसे स्मॉलर नंबर जैसे कि 2 है उसको हम हाईएस्ट प्रायोरिटी मानेंगे. तो it depends that you have to see in the question. Okay, this is the most important point, that which number is given higher priority, lower number or smaller number. Okay, sorry, lower number or higher number. ठीक है, तो अब we will start again with our Gantt chart. ठीक है, तो हम Gantt chart से start करते हैं. सो Gantt चार्ट ऑलवेज स्टार्ट्स विद योर 0. ठीक है, 0 मतलब यहाँ पे ये टाइम को शो कर रहा है. तो अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि 0 पे कौन सी प्रोसेस आ रही है. कि हमें डायरेक्टली नहीं करना कि अच्छा हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस 7 है तो हम P6 को एग्जीक्यूट करेंगे पहले. ऐसा नहीं करना है. क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो प्रोसेस आनी चाहिए. ठीक है, तो हम ऑलवेज इसीलिए हम यहाँ पे 0 लिखते हैं ताकि दिमाग में रहे कि 0 मतलब है कि 0 ये टाइम शो कर रहा है, तो इस पर पहले कौन सी प्रोसेस आई है. ठीक है, अब हम चेक करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे अराइवल टाइम्स है. तो 0 पे हमारे पास P4 आई है. ठीक है, तो 0 पे हमारे पास अभी कोई और प्रोसेस नहीं है, तो हम P4 को शेड्यूल करते हैं 0 पे. अब वैसे P4 की प्रायोरिटी कितनी है 2 है, बट अगर हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं है तो ऑफकोर्स ही बात है हमारे पास कोई कंपटीशन नहीं है, तो हमें P4 को एग्जीक्यूट करना है. ठीक है, अब इसे कहाँ तक एग्जीक्यूट करेंगे, तो जब भी हमारे पास कोई भी प्रीएम्प्टिव प्रोसेस होता है, जब भी हमारे पास कोई भी प्रीएम्प्टिव प्रोसेस होता है तो हम हमेशा उसे 1 यूनिट इंटरवल टाइम के लिए एग्जीक्यूट करते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि हम हर एक यूनिट इंटरवल टाइम पे चेक करते हैं कि कोई दूसरी प्रोसेस तो नहीं आई. अगर कोई दूसरी हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आएगी तो हमें, इसका नाम ही प्रीएम्प्टिव, तो हमें इसे प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा और दूसरी हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. ठीक है, इसलिए प्रीएम्प्टिव प्रोसेस चाहे कोई भी हो, जैसे कि आपके SRTF भी थी, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, तो हम उसे भी हमने यूनिट टाइम पे चलाया था बिकॉज इट वाज अ प्रीएम्प्टिव. तो हम चेक कर रहे थे कि कोई और छोटी जो बस टाइम की प्रोसेस है वो तो नहीं आ रही. यहाँ पे हमारे पास प्रीएम्पशन की मतलब बेस क्या है, प्रायोरिटी, कि कहीं हमारे पास कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस तो नहीं है इस टाइम पे. तो इसलिए हम हर एक यूनिट इंटरवल टाइम के लिए चेक करेंगे. ठीक है, तो 0 से 1 तक हमारी P4 चली. ठीक है, P4 हमारी 0 से 1 चली गई. अब इसका ब्रश टाइम कितना बचा, 3 - 1 = 2. ठीक है, अब ये 2 ही बची है. फिर हम चेक करेंगे 1 पे. 1 पे हमारे पास कोई प्रोसेस तो नहीं है, तो 1 पे हमारे पास आई है P1 प्रोसेस. ठीक है, 1 पे हमारे पास P1 प्रोसेस भी आ गई है. अब हमारे पास 1 पे 2 प्रोसेस है, P1 और P4. ठीक है, अब हमें फिर क्या चेक करना है कि दोनों की में से प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है. तो P4 की प्रायोरिटी 2 है एंड P1 की प्रायोरिटी आपकी 2 है, मतलब दोनों की प्रायोरिटी सेम है. अब दोनों की प्रायोरिटी सेम है तो फिर हम किस जॉब को शेड्यूल करेंगे, फिर हम आते हैं उनके अराइवल टाइम में. तो P1 का अराइवल टाइम आपका 1 है और P4 का अराइवल टाइम आपका 0 है. तो पहला स्मॉलेस्ट अराइवल टाइम किसका है, P4 का है. तो मतलब फिर से हम P4 को शेड्यूल करेंगे यहाँ पे. तो P4 को हमने शेड्यूल किया 2 तक. ठीक है, एक और इंटरवल तक. और P4 अब कितना बच गया हमारा, 2 - 1 = 1. अब हमारे पास ये 1 ही बचा है. ठीक है, अब हम आ गए हैं टाइम यूनिट 2 पे. तो 2 पे हम चेक करते हैं कि हमारे पास और कौन सी प्रोसेस है. तो 2 पे आप देख सकते हैं आपके पास
P2 प्रोसेस भी आ चुकी है और P2 प्रोसेस की प्रायोरिटी कितनी है 3 है। तो अभी हमारे पास कितनी प्रोसेस है 3 प्रोसेस है। हमारे पास P1 है, P2 है और P4 है, क्योंकि इन तीनों का ही बस टाइम अभी बचा हुआ है। ठीक है, P4 भी बचा हुआ है, अभी P2 भी बचा है, P1 भी बचा हुआ है। तो अब हम क्या देखेंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है। तो P1 P2 P4 में से हायर प्रायोरिटी किसकी है, P2 की है, जो अभी आया है। इसकी प्रायोरिटी 3 है, इन दोनों की 2 है। तो हम फिर से अब हम P2 को शेड्यूल करेंगे। यहाँ पे P2 को हम शेड्यूल करेंगे, अगेन विल शेड्यूल फॉर 1 यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये आई हमारी 3 तक। ठीक है, और इसमें से हम 1 यूनिट टाइम माइनस करेंगे तो ये आपकी बची 5। अब हम आ गए 3 पे। अब हम चेक करेंगे 3 पे कोई आपकी नई प्रोसेस तो नहीं आई है। तो 3 पे हम देखते हैं कि हमारे पास P3 आ चुकी है और P3 की प्रायोरिटी कितनी है 5 है। ठीक है, अभी तक हमारे पास P1 P2 P3 P4 आ चुकी है। ठीक है, 3 तक, यहाँ पे तक। इसमें से अब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, P3 की है, जो अभी अभी आई है, 3 पे आई है। इसकी प्रायोरिटी 5 है। जो 2 है उनकी 2 है, और जो P2 है उसकी 3 है। तो हम किसको शेड्यूल करेंगे, यहाँ पे P3 को शेड्यूल करते हैं। ठीक है, अब P3 को हमने शेड्यूल किया, फिर से हम कितने तक करेंगे 1 यूनिट ऑफ टाइम तक। तो ये आ गया आपका 3 + 1 4 तक हम इसे शेड्यूल करेंगे। क्योंकि ये 1 यूनिट शेड्यूल हो चुका है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको यहाँ से भी इसका टाइम रिड्यूस करना है। तो 4 - 1 इज योर 3। तो अब ये P3 आपकी 3 यूनिट टाइम तक बची है। ठीक है, अब हम आ गए 4 टाइम पे। तो 4 टाइम इंटरवल पे क्या कोई नई प्रोसेस आई है, तो 4 इंटरवल पे हमारे पास P5 आई है और P5 की जो प्रायोरिटी है वो 6 है। तो इन सबसे हाईएस्ट है। तो मतलब हम 4 पे अब P5 को शेड्यूल करेंगे। ठीक है, अगेन कितना 1 यूनिट टाइम तक। अब 1 यूनिट टाइम तक हम इसे शेड्यूल करते हैं, तो ये इसका कितना बचता है, अब इसका 5 - 1 4 इसकी क्या बचता है, बस टाइम इसका बच जाता है। ठीक है, अब हम आ चुके हैं 5 यूनिट टाइम में। ठीक है, 5 यूनिट टाइम पे हम चेक करेंगे कि कोई प्रोसेस नहीं आई है। हाँ आई है, P6 आई है। फिर उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसकी प्रायोरिटी 7 है। मतलब इन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी प्रोसेस है। ठीक है, अभी तक हमारे पास जितनी प्रोसेस है, क्योंकि कोई भी कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हुई है, तो सारी की सारी अभी एग्जीक्यूट होनी है। तो अभी हमारे पास सारी प्रोसेस है एट द प्रेजेंट, और उनमें से जो सबसे हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है वो हमारे पास P6 है। तो हम P6 को शेड्यूल करेंगे। ठीक है, P6 को हम शेड्यूल करते हैं। अब हमारे पास 5 पे सारी प्रोसेस आ चुकी है। ठीक है, अब अगर हम 1 यूनिट टाइम के लिए इसका एग्जीक्यूट करते हैं 6 तक, तो 6 पे हमारे पास कोई भी नई प्रोसेस नहीं आएगी। ठीक है, अब जब कोई भी नई प्रोसेस नहीं आएगी, तो मतलब अब हमें जो प्रोसेस बची है उन्हीं में से जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी उसको एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि जो प्रोसेस जिसकी अभी हाईएस्ट प्रायोरिटी, वही हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगा। क्योंकि अगर नई प्रोसेस कोई आती मे बी उसकी हायर प्रायोरिटी होती, बट यहाँ पे क्योंकि सारी प्रोसेस आ चुकी है, कोई नई प्रोसेस अब आनी नहीं है, तो हमारे पास हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस कौन है, P6 है। तो P6 क्या होगी, पूरा एग्जीक्यूट होगी। क्योंकि अगर हम इसे 1 यूनिट टाइम तक भी एग्जीक्यूट करते हैं तो भी ये इन सब में से हाईएस्ट ही रहेगी, तो फिर से हमें इसी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि जब आपका अराइवल टाइम मतलब प्रोसेस आना कंप्लीट हो जाए, तब आप पूरे बस टाइम के लिए उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं जिसकी अब इनमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी है। क्योंकि अब नई प्रोसेस आनी नहीं है और ये हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी हमेशा ही रहेगी, चाहे वो 1 यूनिट टाइम चले चाहे 2 चले। ठीक है, अगर आप 1 यूनिट करके भेजेंगे 5 से 6 करेंगे तो फिर P6 कितनी चलेगी, ठीक है 1 यूनिट चलेगी, 1 यूनिट चलेगी। फिर से हम सब प्रोसेस में देखेंगे तो इसी की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो हम इसी को ही यूनिट तक एग्जीक्यूट करते रहेंगे। तो यूनिट लास्ट में एग्जीक्यूट करने से अच्छा है कि आप एक बार में ही कर सकते हैं, लास्ट बार में जब सारी प्रोसेस आ चुकी है। ओके, तो अब हमारे पास P6 आ गई जो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस है। तो अब हम इसको 5 पे आई, 5 + 7 हम इसका बस टाइम ऐड करेंगे, 7 + 5 इज योर 12। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस चलेगी अब आराम से, क्योंकि ये हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस है। होप यू गॉट इट। ठीक है, अब हमारे पास P6 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब रिमेनिंग प्रोसेस में से हाईएस्ट प्रायोरिटी चेक करते हैं। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी 6 की है, मतलब सॉरी हाईएस्ट प्रायोरिटी 6 है जो कि P5 की है। तो मतलब P5 को अब एग्जीक्यूट करना है। अब इसे 1 यूनिट तक करें या कितने यूनिट तक करें, इसी की प्रायोरिटी हमेशा बाकियों में से ज़्यादा रहेगी, तो हम इसे पूरा एग्जीक्यूट करेंगे फिर से। तो P5 में इसका पहले बस टाइम देखते हैं। तो इसका बस टाइम आपका कितना बचा है, 4 बचा है। ठीक है, तो 12 + 4 इज 16। ठीक है, तो 16 हो गया, तो फिर अब आपकी P5 प्रोसेस भी कंप्लीट एग्जीक्यूट हो चुकी है। नाउ अगेन यू विल सी इनमें से, तो इनमें से अब किसकी बची P3 की बची 5 है जिसकी,
तो इसका बस टाइम कितना है 3 है। तो अब हम P3 को एग्जीक्यूट करते हैं। इसका बस टाइम बचा कितना है, ठीक है 3 बचा है, 16 + 3 इज योर 19। सो नाउ P3 ऑल्सो गॉट एग्जीक्यूटेड। अब कब बची आपके हाईएस्ट प्रायोरिटी, इनमें से 3 बचा, तो 3 किसके P2 की है, तो P2 को हम अब एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। और P2 का बस टाइम कितना है 5 है, ठीक है। तो 19 + 5 इज योर 24। तो ये 24 पे आपकी P2 भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये आपकी P2 भी हो गई। अब हमारे पास क्या बची, P1 एंड P4 बची और दोनों की प्रायोरिटी 2 है। तो हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे, जब दोनों की प्रायोरिटी सेम हो जाती है P1 एंड P4, तो हम करेंगे अराइवल टाइम के बेस पे। तो अराइवल टाइम एक का 1 है, एक का 0 है, तो P4 का अराइवल टाइम 0, तो मतलब हम अब P4 को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। P4 को हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसका बस टाइम कितना बचा, 1 ही बचा, तो 24 + 1 इज 25। तो यहाँ पे आपकी P4 प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। P4 भी आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपकी सिर्फ एक बची जो कि P1 है, तो बस हम P1 को अब एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है P1। और P1 का आपका बस टाइम कितना है 8 है, तो 25 + 8 इज योर 33, ठीक है। तो 33 पे आपकी सारी प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया था, चेक कर सकते हैं सारा बस टाइम अगर आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो भी आपका 33 के बराबर आएगा। आप चेक करके देख लेना, 6 + 4 इज योर 10, 17, 18, 19, 20, 25, 28 एंड 28 + 5 इज योर 33, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना गैंट चार्ट बना सकते हैं। बस हमारा मेन पर्पस होता है गैंट चार्ट बनाना, उसके बाद तो कंप्लीशन टाइम हम यहाँ से लिखेंगे। तो फिर इसमें अगेन हमें ध्यान रखना है कि चूंकि हम यूनिट टाइम इंटरवल के लिए प्रोसेस चलिए, तो कंप्लीशन टाइम हम उसका जो लास्ट वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई है वो लिखेंगे, ठीक है। तो P1 जो लास्ट में एग्जीक्यूट हुई है एक बार ही हुई है यहाँ पे 33, तो P1 का कंप्लीशन टाइम है आपका 33, ठीक है। P2 का कहाँ है, P2 देखो यहाँ पे भी चलिए, बट हम ये नहीं लिखेंगे, जो लास्ट P2 कंप्लीट एग्जीक्यूट हुई है वो है आपका 24, फाइन। फिर आप आया आपका P3, तो P3 यहाँ पे भी आई है, बट लास्ट कहाँ एग्जीक्यूट हुई है, यहाँ 19 में, तो P3 का कंप्लीशन टाइम 19 है। मतलब कंप्लीशन टाइम का मतलब क्या है कि कब वो खत्म हुई है, तो लास्ट ही देखेंगे कि जब वो लास्ट पूरा कंप्लीट हुई है। फिर आया हमारा P4, तो P4 हमारा स्टार्टिंग में भी आ रखा है, बट हम उसे देखेंगे लास्ट में जब वो कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो गया है P4 का। फिर आती है आपकी P5, तो P5 आपकी यहाँ और यहाँ पे वो कंप्लीट हुई है, P5 आपका 16 है। और फिर उसके बाद आता है P6, और P6 आपकी लास्ट यहीं पे आएगी, तो P6 का कंप्लीशन टाइम आपका 12 है। तो इस तरीके से आप निकाल देंगे इसका कंप्लीशन टाइम। देन कम्स योर टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम इज योर कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 33 - 1 इज योर 32, फाइन। 24 - 2 is your 22. Then comes 19 - 3 is your 16. Then comes your 25 - 0 is your 25. Then comes 16 - 4 is your 12. And then comes 12 - 5 is your 7. तो इस तरीके से आप निकाल देंगे इसका टर्न अराउंड टाइम। Then comes waiting time. Waiting time is your turn around time minus bus time. Okay. 32 - 8 is your 24. देन 22 माइनस, वो आपको 5 नहीं करना है यहाँ पे, 22 - 6 जो एक्चुअल बस टाइम है वो माइनस करना है। ये हमेशा ध्यान रखना है, कई बार मिस्टेक में जल्दीबाजी में ये भी स्टूडेंट कर देते हैं कि 22 माइनस, और उन्होंने लास्ट में ये रखा था, तो इसलिए इसे हल्का कट करना है ताकि हमें एक्चुअल बस टाइम इसका दिखे, ठीक है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। तो 22 - 6 इज योर 16, फाइन। देन 16 - 4 इज योर 12. 25 - 3 is your 22. Then 12 - 5 is your 7, and 7 - 7 is your 0. Okay, so this is your waiting time. So now again what is asked in our question is average turnaround time. So we all know average turnaround time equals to your sum of all these 32 plus 22 plus 16 plus 25 plus 12 plus 7 divided by number of process 1 2 3 4 5 6. Okay, in the same way average waiting time is sum of all this divided by number of process. Okay, मतलब हमारे पास यहाँ तक एक बार वैल्यू सही आ गई तो ये तो बस सिर्फ सम और डिवीज़न है, ये तो कोई भी कर लेगा, बट यहाँ तक हमें अपनी
बिल्कुल सही वैल्यूज लेके आना है, ठीक है। तो इसमें जो कॉमन मिस्टेक है वही, एक तो कई बार जब सब्ट्रैक्ट करते हुए हम इसको कई बार इससे माइनस कर लेते हैं, ये कॉमन एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं, क्योंकि हम लास्ट में इसको कट थोड़ा इस तरीके से कट कर देते हैं कि भाई हमें ये तो दिखता ही नहीं है अपना एक्चुअल बस टाइम। तो आपको इसको भी ऐसे हल्के से कट करना है कि आपको वो भी दिखता रहे कि एक्चुअल बस टाइम कितना है, ठीक है, ताकि आप सब्ट्रैक्ट हमेशा इस नंबर से करें। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, तो वो आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग जो कि प्रीएम्प्टिव है उसे सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें माइंड में रखनी है सबसे पहले कि ये प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग है, मतलब जिस प्रोसेस की हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी हम पहले उसे शेड्यूल करेंगे। प्रायोरिटी हमें लिखी हुई होगी कि किसकी कौन सी प्रायोरिटी है, फिर हम चेक करेंगे कि किस नंबर को हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया जा रहा है। अगर हाईएस्ट नंबर को हायर प्रायोरिटी माना है तो जो सबसे हाईएस्ट नंबर जॉब, जिस प्रोसेस को सबसे हाईएस्ट नंबर मिला होगा वो सबसे हायर प्रायोरिटी जॉब होगी, ठीक है। फिर क्योंकि अब ये प्रीएम्प्टिव जॉब है तो हम क्या करेंगे, प्रीएम्प्टिव जॉब को हमेशा पहले यूनिट इंटरवल तक चलाएंगे। कब तक हम उसे यूनिट इंटरवल तक चलाना है, जब तक कि लास्ट प्रोसेस नहीं आ जाती, क्योंकि लास्ट प्रोसेस के बाद तो कोई नई प्रोसेस आएगी नहीं। तो जब तक लास्ट प्रोसेस नहीं आती तब तक हम उसे यूनिट इंटरवल तक चलाएंगे, क्योंकि हर एक इंटरवल में हमें चेक करना है कि कोई नई प्रोसेस तो नहीं आई है। अगर कोई नई प्रोसेस आई है तो हम उसकी प्रायोरिटी चेक करेंगे। अगर उसकी प्रायोरिटी जो करंटली रनिंग प्रोसेस है उससे ज़्यादा है तो हम उस प्रोसेस जो चल रही है उससे प्रीएम्प्ट करेंगे और नई प्रोसेस को फिर से सीपीयू को एग्जीक्यूट करने के लिए देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चलना है। बट जब हमारी सारी प्रोसेस आ चुकी हैं उसके बाद जो हाईएस्ट प्रायोरिटी जॉब है हम उसे कंप्लीट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि अब कोई नई जॉब आनी नहीं है और उसकी प्रायोरिटी जो है वो बाकियों से हमेशा ज़्यादा ही रहेगी, तो हम उसे फिर पूरा एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रायोरिटी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग को एग्जीक्यूट करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।